हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधुबनी से पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो जेनजी का जो मुद्दा, युवा जो सड़कों पे उतरे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी राजनीति की है, छात्र राजनीति भी की है, तो कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखो, हमारी राजनीति ही है छात्र आंदोलन वाले। जी। जब मैं 1955 में मैट्रिक पास करके 56-57 में जब सीएम कॉलेज के में गया तो वहाँ समाजवादी युवजन सभा वाले थे, उन्हीं के साथ मिलके हम तो वही उन छात्र संगठन के साथ आगे बढ़े थे, अपने परिवर्तन का नारा लगा रहे जी। और हमारा उस समय का जो नारा था डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व वाला जी, वो आज भी उसको हम पार्लियामेंट में दोहराते रहे और आज भी कहते हैं कि यही निदान है। उस समय हम लोग कहते थे कि राजा पूत निर्धन संतान सबकी शिक्षा एक समान, चाहे गरीब का बच्चा हो और चाहे बड़ा सेठ का बच्चा हो या कलेक्टर का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा हो, सबकी शिक्षा एक समान, एक जैसा स्कूल रहे, सबको एक जैसा ड्रेस रहे, सबको एक जैसा किताब रहे और सब एक साथ पढ़े, तब अपने आप सुधार हो जाएगा। क्योंकि जिस स्कूल में जाके कलेक्टर, एसडीओ, जज साहब का बेटा पढ़ेगा, बाल बच्चा, तो वो स्कूल का छत टपकेगा, उस स्कूल में टीचर की कमी रहेगी। तो जो युवा वर्ग के लोग जो कह रहे हो ना, उनके अंदर एक ये भावना है, ये भावना। जैसे दिल्ली में जो छात्रों ने जो आंदोलन किया, जो पेपर लीक का जो मुद्दा था, जिसमें उनकी मांग थी, जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे, जिस तरीके से जंतर मंतर से लेकर तमाम अलग अलग उग्र भी हुआ प्रदर्शन, उसको कैसे देख रहे हैं? फिर मैंने कहा ना कि आज के जो युवा है वो युवा, वो कुछ नए भारत के, उनका जन्म हुआ है और भारत के अंदर सभी दलों के सरकारों को उनको देखने का थोड़ा बहुत अवसर मिला। जी जी। अब वो सब देखने के बाद अब उनको होता है कि जो हिंदुस्तान के जो युवा वर्ग हैं उनके अनुसार उनके जो भावना है, उनकी जो संभावना है, उनकी जो इच्छा है, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनके योग्यता है, उनकी क्षमता है, उनकी दृष्टि है, तो वो सोचते हैं कि नए भारत का निर्माण ऐसा हो जिसमें हमारा अधिक से अधिक उपयोग हो सके। जी। हम भी अपने देश के लिए अपनी योग्यता का, बौद्धिकता का, अपनी तकनीकी ज्ञान का, अपनी क्षमता के साथ हम भी उस भारत के, इस नव भारत के नव निर्माण में अपना योगदान दे सके विश्व के प्रतिस्पर्धा में। तो एक तरफ उनकी वो क्षमता है, दूसरे तरफ जो राजनीतिक दल का जो सिस्टम है, बनावट, मुझसे कोई भाजपा और कोई नहीं, जब मैं कहता हूं तो समग्रता में उसमें सब हमारे सामने बराबर है, सारी राजनीतिक पार्टी तो नहीं, राजनीतिक व्यवस्था जी, जो राजनीतिक व्यवस्था का तंत्र है, वो तंत्र उस युवा की भावना के और उनके मानसिकता के अनुकूल नहीं है। वो युवा चाहता है कि हम पूरब तरफ चले और राजनीतिक दलों का जो तंत्र है, सो कोई कहता नहीं पूरब नहीं, उत्तर चलो, दक्षिण चलो, माने जिधर वो जाना चाहता है उधर नहीं, दूसरे तरफ। कोई जात के नाम पर चलो, तो कोई धर्म के नाम पर चलो, तो कोई संप्रदाय के नाम पर चलो, तो कोई किसी के नाम पर चलो, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर चलो। तो अब युवा वर्ग अपनी निकलना चाहता है कुछ और इन सभी तरह के द्वंद्वों से, और राजनीतिक दल का जो तंत्र है वो अनुकूल नहीं है। दूसरा, ये कहते हैं कि पिछड़े को, दलित को, महिला को, सबको ऊपर आना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए जी। तो केवल ये बतंगर है। राजनीतिक दलों के सिस्टम में, व्यवस्था में उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो राजनीतिक दल का जो संगठन है, उस संगठन में अगर
50 वर्ष से कम उम्र वाले जो युवा है उनका उसमें वर्चस्व हो, पदाधिकारी हो, जी उसमें संख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक का, सभी का उसमें समावेश हो। जी लोकतंत्र इसी को कहते हैं। और फिर महिलाओं का उसमें उनके संगठन में उचित प्रतिनिधित्व हो। तो राजनीतिक दल का जो अपना संगठन है काम, उसमें न पिछड़ा को उतना स्थान है, न दलित को उतना स्थान है, न अल्पसंख्यक को स्थान है, न महिला को स्थान है। केवल संसद में आप सड़क पर वो भाषण मंच से करते हैं, महिला सशक्तिकरण करो, पिछड़ों को आगे बढ़ाओ, दलित को सम्मान दो, केवल मुंह से। अभी जैसे मैं बात करूं युवाओं की जो बात है, उसमें राहुल गांधी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, युवाओं को खड़े करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। उसकी भागीदारी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी खुद इस पे लगे हुए हैं और अलग अलग राज्यों में भी इनकी रैलियां हैं। यही झारखंड में जो युवा सत्याग्रह कर रहा है शांतिपुर, राहुल गांधी गए हैं मिलने को? कल बात की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी अपना जो भी क्लियर है वो क्लियर स्टैंड करे। छात्रों की ये मांग थी उनकी कल। नहीं, वहां के छात्र जो हैं अभी तक वो है, उनके बीच में कोई राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से नहीं गया है, नहीं गया है। तो मान लो कि वहां झारखंड में कांग्रेस और झारखंड पार्टी वाले जो है उनकी सरकार है, जी जी, तो वहां के युवा अगर आंदोलन करेंगे तो राहुल गांधी वहां उसमें नहीं जाएंगे, न उसके लिए यहाँ दिल्ली में लड़ेंगे। लेकिन जंतर मंतर पर अगर करेगा, बिहार में करेगा, तो राहुल गांधी उसके लिए लड़ेंगे। जहां भाजपा वाले हैं, उनकी सरकार है, उनकी पार्टी है, वहां वो कम बोलेंगे। मतलब जहां भाजपा की सरकार है, जहां भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वहां कुछ ऐसा होता है तो विपक्ष वहां हमला करती है। लेकिन कहीं विपक्ष की मैं बात करूं तो वहां उनकी सरकार है, वहां कुछ होता है तो वो कुछ नहीं बोलते। मतलब ये कहना आपका? बस मेरा कहना है कि कोई हो, राहुल गांधी हो, तो युवा की जिसको कहते हैं कि समस्याओं को समझना, उसकी पहचान करना और उसकी दिशा क्या है, दिशा उसका निदान खोजना जी समग्रता में। तो युवाओं की क्या समस्या है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने कहा ना कि विषमता है। एक पेड़ के सरकारी व्यवस्था में पेड़ के नीचे बिना छप्पर वाले में 3 क्लास 5 क्लास का लड़का बैठता है, टीचर 2 है, जमीन पर बैठता है। और एक तरफ 5 सितारा होटल जैसे जो स्कूल सब है उसमें है, जिसमें MLA MP, राहुल गांधी भी उसी व्यवस्था में पढ़े हुए हैं जी, विलायत विदेश से पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड से, वही विलायत से पढ़े हुए हैं। तो जो ये है, दूसरा जो गरीब का बच्चा है ग्रामीण क्षेत्र में, वो सरकारी स्कूल से पढ़ के सरकारी तंत्र से पढ़ के वो स्नातक बनता है। और एक है जो बड़े स्कूल से पढ़ के स्नातक बनता है। और जो कंपटीशन होता है तो उसमें दोनों के लिए सवाल बराबर आता है जी, सवाल बराबर। तो मान लो एक आदमी को सूखी रोटी या दाल खाने को मिले और एक आदमी को दूध मिले, काजू मिले, किशमिश मिले, ड्राई फ्रूट मिले, और वो दोनों को अखाड़ा पर कहे कि लड़ो, जो जीतेगा सो 1 नंबर चैंपियन पहलवान होगा जी। ये प्रतिस्पर्धा कराने वाले क्रूर हैं, क्रूरता है ये मानवता का अपमान है। प्रतिस्पर्धा होना चाहिए बराबरी वाले में। जी जी जी। तो जो नीचे जो आज जो गांव के अंदर भी जिनके पास में थोड़ी सी भी संपन्नता है या कुछ आर्थिक हैसियत है, उन सब के बच्चे गांव के अंदर भी निजी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और जिनके माँ बाप के पास में कोई आर्थिक हैसियत नहीं है उतनी, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं कि कम से कम चलो दोपहर का
दोपहर का माँ बाप कमाने के लिए चले जाते हैं तो बच्चे स्कूल में कहते चलो बच्चा स्कूल में जाएगा, दोपहर का सरकारी खाना खा लेगा, पति पत्नी कमाने में चले जाते हैं। तो एक व्यवस्था वो है। और जहां वो जमीन पर बैठ के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसमें कौन है? ज्यादातर दलित के बच्चे हैं, पिछड़े के बच्चे हैं, और मुसलमान में भी जो गरीब के बच्चे हैं सो है। माने गरीब के बच्चे हैं, पसीना बहाने वाले के बच्चे हैं, मजदूरी करने वाले के बच्चे हैं। आज जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, ये जितने सरकारी अफसर हैं, जितने व्यापारी हैं दिल्ली में, उन सब का बच्चा सर ये निजी स्कूल में पढ़ता है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है, अंग्रेजी में पढ़ता है वो। और उस बेचारे सबको अंग्रेजी के किसी तरह से अंग्रेजी का ज्ञान है। और जब परीक्षा होती है तो अंग्रेजी में होती है। ये देखो, राहुल गांधी हो कोई हो, ये सभी एक संपन्न क्लास के हैं, जिसको कहते हैं सामंती क्लास। उन्होंने गरीबी को नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी को गरीबी को बचपन तक देखे थे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर गरीबी में जन्म लिए, गरीबी में बढ़े, गरीबी में पले, गरीबी में नेता किया और गरीबी में ही मरे। भोला पासवान शास्त्री वैसे थे, कामराज नादर यहाँ कांग्रेस के थे वैसे थे। तो एक कोई जात का हो, ये गरीबी में जन्मता है, गरीबी में पलता है, गरीबी में बढ़ता है, गरीबी से आगे आता है। और एक है जो सोना का चम्मच निकलते ही सोना के कटोरी में सोना के चम्मच से दूध पीता है, एयर कंडीशन मकान में पलंग पर रहता है, हॉस्पिटल में बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसका जन्म कराया जाता है, जहां लाख 2 लाख 3 लाख रुपया लगता है उसके जन्म कराने पर, कि उसके माँ को और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो। और एक है बच्चा जो गांव से वो ये आशा कर्मचारी उनको ले जाते हैं और सरकार के जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जहाँ डॉक्टर है और दाई है, वो वैसे उसको वहां बच्चा पैदा कराते हैं। कभी पार्लियामेंट में किसी एमपी को, किसी राहुल गांधी हो या कोई हो, कभी किसी के मुंह से उनके लिए बात कुछ नहीं निकलती है, कुछ नहीं। एक पक्ष है जो कांग्रेस को गाली देता है कि हम जो कुछ भी देश में हुआ सो कांग्रेस के कारण हुआ। एक पक्ष है जो कहता है जो कुछ भी हुआ है सो सब नरेंद्र मोदी भाजपा के आरएसएस के कारण हुआ है। ये कब तक चलता रहेगा देश में? मतलब एक दूसरे पे आरोप लगा के मतलब काम आप बता रहे कि चलता रहेगा, मतलब कब तक चलता रहेगा? कब तक चलेगा? युवा वर्ग वो नहीं सुनना चाहता है, असली बात है। युवा वर्ग ये नहीं सुनना चाहता है। युवा वर्ग कहता है कि इससे हमको क्या लेना देना है, तुम सब मिलकर के समस्या का निदान करो ना, कि हमारी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे जो परीक्षा हो, परीक्षा में एक जैसा हो, एक जैसा हो। जब कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का मायने क्या है? मतलब एक बराबर बैठेंगे सब, एक बराबर योग्यता वाले हो, बराबर वाले हो। ले जाकर के काजू बादाम खिलावे, इंडिया गेट पर रेस करे कि दोनों घोड़ा में जो आगे निकलेगा सो ही राजा बनेगा। तो उस गली में चढ़ने वाला घोड़ा कभी आगे निकल सकता है? नहीं। ये क्रूरता है भारतीय राजनीति की और राजनीतिक दलों की व्यवस्था की और सरकारी तंत्रों की या प्रशासनिक तंत्रों की। मैं कहता हूं कि आजाद भारत में ये क्रूरता है, और ये क्रूरता के साथ उपहास है उन गरीबों का, और उसकी बात कोई नहीं करता है। नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या क्या भारत का कर देंगे? क्या कर देंगे? राहुल गांधी को उस गरीब में अभी बिहार में अकाल पड़ा हुआ है, हमारे इधर मिथिलांचल में वर्षा नहीं है, खेत में बिचड़ा लगा हुआ है, चापाकल का पानी का स्तर नीचे चला गया, बोरिंग का पानी नीचे चला गया, किसानों का 20-25% खेत आबाद नहीं हुआ है, उसके सारे जमीन
पड़े हुए हैं, उनके पशुओं के चारा के लिए उसमें से जब धान का पुआल नहीं निकलेगा, फिर वो गेहूं की खेती करेंगे तो धान बेच करके पूंजी लेके करते, वो गेहूं की खेती कैसे करेंगे? एक भी कहीं किसी राजनीतिक दल के मन से इसकी बात होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। कोई उठेगा तो कहेगा ये कट्टरपंथी मुसलमान देश को बर्बाद कर दिया, कोई आता तो कहा ये कट्टरपंथी हिंदू देश को बर्बाद कर दिया, है ना? तो मैं सीधा प्रश्न करता हूं कि तुम किस लिए आए हो? तुम इन दोनों कट्टरपंथियों को पकड़ो ना, पकड़ो, हटाओ, हटाओ। तो नहीं हटाना चाहेंगे क्योंकि उनकी वही पूंजी है। मतलब राजनीति इन्हीं से ही चल रही है, मतलब इन लोगों की राजनीति चल रही है इसलिए कि जो भारत के अंदर प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो लोग नीति बनाने वाले, उसमें से कोई गरीबी को नहीं देखा है। और पिछड़े दलित समाज में से आरक्षण के कोटा से भी जो गए हैं, तो वो जब अफसर बन जाते हैं तो वो भी अपने जात के गरीब के नहीं रहते हैं। वो भी उसी बड़े लोगों के साथ बैठ करके पैंट पतलून अंग्रेजी भाषा गिट फिट वाले हो जाते हैं। जो द्वंद्व है समाज के अंदर, इससे निकलना पड़ेगा। तो एक ही रास्ता है, मैं संक्षिप्त में कहता हूँ जो डॉक्टर लोहिया कहते थे। अब जैसे जंतर मंतर पे कुछ युवा जो जेनजी कहते हैं, शब्द जेनजी का, तो उनमें से कुछ जो ऐसे युवा थे जो प्रधानमंत्री को भी अपशब्द कहा, मतलब बहुत ही अपशब्द जो कानों से सुना नहीं जा सकता। देखो, डॉक्टर लोहिया कहे हुए हैं क्रांति के लिए संगठन 2 भाग में है। उसमें समाजवादियों को कहते थे कि जब तक देश में भीड़ के हाथ में पत्थर और ईंट है, तब तक सरकार के पास में तोप का गोला है। जिस दिन वो भीड़ अपने हाथ से ईंट और पत्थर फेंक देगा, उस दिन सरकार हार जाएगी, सरकारी तंत्र हारेगा। तो जब तक भीड़ में वहां जंतर मंतर पर किसी ने फेंका, मैं नहीं कहूंगा कोई फेंकवाया, वो फेंकवाया कि किसी ने, ये झूठे आरोप में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक जंतर मंतर पर पत्थरबाजी होगी, जब तक जंतर मंतर पर वो क्या कहते हैं, सुरक्षा में लगे हुए सिपाहियों के ऊपर हमला होगा, तब तक सरकार के पास में बंदूक की गोली है, वो चलेगी। और अगर सरकार बंदूक की गोली नहीं चलाती है इन उपद्रवियों के ऊपर, इसका मतलब वो सरकार नपुंसक है। सरकार का काम क्या है? अगर शांतिपूर्ण ढंग से, रांची में शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे बैठे हुए हैं ना जी, वहां कोई गया है? पुलिस, एक पुलिस भी है वहां? कोई? बैठे हुए हैं। सरकार के अफसर गए थे, बड़े अफसर, उन बच्चों ने कहा कि बैठिए, तो कहा कि नहीं, आप लोगों को अपनी मांग की, तो कहा कि पहले बैठिए। नहीं बैठा तो उन बच्चों ने कहा कि यहाँ कुर्सी नहीं है इसलिए नहीं बैठ रहे हैं ना, हम लोग जमीन पर बैठे हैं, हमसे बात करने आए तो आप जमीन पर बैठिए ना, जमीन पर बैठिए ना। वो ठीक कह रहे थे बच्चे कि तुम नौकर हो और सरकार के नौकर है। फिर सरकार के नौकर क्या, जनता का नौकर है। हम जिस समय सोशलिस्ट पार्टी में थे, आंदोलन निकालते थे, जुलूस लेके जाते थे, कलेक्टर को घेरते थे तो नारा लगाते थे, हाँ, कलेक्टर नौकर बाहर निकलो, मालिक मिलने आया है। और कलेक्टर अपने ऑफिस से निकल के गेट पर आकर के और तब हमारे हाथ से वो डिमांड लेते थे, हम पढ़ के सुनाते थे। कुछ भी हो, सरकारी व्यवस्था में जो भी है, जो सरकार से सैलरी लेता है खजाने से, वो सब जनता का नौकर है। मालिक है, उनके शब्द भी है पब्लिक सर्वेंट, लिखा हुआ है उनके सिविल कोड में, संविधानिक व्यवस्था में उनके लिए शब्द है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट माने जनता का नौकर। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जनता का अपने को मालिक नहीं समझे, वो जनता का सहायक समझे, सेवक समझे। मैं थोड़ा नरम से उन्होंने बात की, लेकिन मेरे जैसे आदमी कहता है कि तुम नौकर हो,
तुमको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, सहूलियत मिलती है, हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से तुम्हारे बच्चे, तो हम अपना खून सुखा करके और हम टैक्स दें। हम टैक्स देने वाले, हमारा बच्चा पढ़े वो पीपल के पेड़ के नीचे चटाई पर, और हमारे टैक्स से तुमको वेतन भत्ता मिलता है, तुम नौकर हो, तो नौकर का बच्चा पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में, 5 स्टार होटल में, मालिक का बच्चा पढ़ेगा पीपल के पेड़ के नीचे जमीन पर। ये लोकतंत्र का उपहास है। आज के युवाओं के अंदर जितने जो कुछ है, दुर्भाग्य है इस देश का कि आज के इन युवाओं को नेतृत्व का अभाव है, जो इनको एक व्यापक में कोई राह देने वाला हो, इनका कोई शोषण नहीं करे, एक्सप्लॉइट नहीं करे इनकी जवानी का। मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं अभी नहीं है। आजादी के समय में मार्गदर्शन देने वाले गांधी थे ना। गांधी के पास में क्या है? मोरल अथॉरिटी। मोरल अथॉरिटी। समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बिहार में कर्पूरी ठाकुर थे, उनके पास में क्या था? मोरल अथॉरिटी। कामराज नादर थे कांग्रेस के बड़े नेता, गरीब घर से आए थे, 4वीं क्लास तक पढ़े हुए थे, लेकिन इतने बड़े नेता बने, उनके पास में मोरल अथॉरिटी था। मोरल अथॉरिटी। डॉक्टर लोहिया के पास में मोरल अथॉरिटी था। मोरल अथॉरिटी कि अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व अर्पित है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए। आज इस मोरल अथॉरिटी वाला कोई भी हो, कितने भी संगठन दुनिया भर में बोले, भारतवर्ष में बोले, लेकिन वो मोरल अथॉरिटी नहीं है। नैतिक बल, नैतिक बल जो साहस के साथ बोल सके, हिम्मत के साथ बोल सके। जयप्रकाश नारायण आए थे, मोरल अथॉरिटी लेके आए थे, हिला दिया देश को, हिला दिया देश को। तो आज युवाओं को लोहिया चाहिए, जयप्रकाश चाहिए, आज युवाओं को गांधी जैसा चाहिए, जो आज युवाओं को समग्रता में दे और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधी जी के रास्ते से, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से, मर्यादित तरीके से, जैसे रांची में बैठे हैं लड़के। मैं कितने बार कहा हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान के 50,000, लाख, 2 लाख लोग आ जाएंगे, बच्चे और चाहे जनता, और दिल्ली के सड़क पर बैठ जाएंगे, और केवल उनका इतना ही होगा, चाहे हमला जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, न मारेंगे और न मानेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ बैठ जाए कि चाहे बम गिरा दो या गोला गिरा दो, बंदूक चला दो, तोप चला दो, वो हम नहीं हटेंगे, हम अपना हाथ नहीं उठाएंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसक तरीके से हम अपने अधिकार को लेंगे। उस दिन सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ेगा, ये जज अपने नहीं तो कुर्सी छोड़ के भागेंगे। उस दिन ये राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएगी, अगर ये ताकत जिस दिन आ जाए। ये नहीं कि किसान आंदोलन में हथियार लेके आवे, 5 स्टार खाना खाए, मौज मस्ती करे, देश के विरुद्ध नारा लगावे, तिरंगा उतार के लाल किला पर से अपना झंडा फहरा दे। ऐसी स्थिति में सरकार को गोली चलाने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जी हाँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हुक्मदेव नारायण ने बहुत कुछ कहा कि देश के जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी है, जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो एक दौर था कि आज़ादी के टाइम में गांधी जी ने मार्गदर्शन किया था, फिर कर्पूरी ठाकुर ने भी मार्गदर्शन किया था, तमाम जो बड़े बड़े हस्तियां थे उन्होंने मार्गदर्शन किया था, कहीं ना कहीं योगदान दिया था, लेकिन इस दौर में युवाओं की कमी है जो मार्गदर्शन कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीलाव के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज़, दिल्ली।